हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 14 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप लोग बाकी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। यह 15 नंबर सेट है जिसका पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। तो सिंध में जो स्थित है वह हो जाएगा मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो। यह दोनों जो है सिंध में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो जो है यह सिंध प्रांत में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो हड़प्पा का खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। याद रखेंगे कि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया था और मोहनजोदड़ो का जो खोज किया गया था यह किया गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा। राखाल दास के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है राखीगढ़ी। याद रखेंगे कि दूसरे नंबर पे राखीगढ़ी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो यह हो जाएगा राखीगढ़ी। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देखना है, पूछा गया इसमें कौन सा कथन जो है सही है, सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला दिया हुआ है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी सही दिया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना की गई थी विश्वामित्र के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। साथ ही याद रखेंगे कि जो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, उसके बाद 10,462 ऋचाएँ हैं। इतने बातों को आप लोग याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जिसे विश्वामित्र के द्वारा रचना किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि सबसे पहले का वेद जो है यह होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद होता है यजुर्वेद। उसके बाद यजुर्वेद के बाद होता है सामवेद और सामवेद के बाद होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है और उसे त्रय वेदों में शामिल नहीं किया गया है। त्रय वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख जो है नीचे है। यह दोनों स्तंभ 1 और 2 को अंकित है, इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जनस। यह जनस नहीं, यहाँ पे होना चाहिए जन्म। तो जन्म जो हो जाएगा, बुद्ध का जन्म जो हुआ था यह लुम्बिनी में हुआ था, इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला है प्रथम प्रवचन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन दिया था यह सारनाथ में दिया था, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। और महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु जो हुई थी यह कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा, सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे लिखा हुआ है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर जो हैं पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो जैन तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ यह वाराणसी से संबंधित है, क्योंकि जो पार्श्वनाथ थे यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनके पिता का नाम था अश्वसेन। अश्वसेन नाम था, यह अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, और अश्वसेन जो थे यह वाराणसी के शासक थे, इसलिए वाराणसी से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिनका नाम था ऋषभदेव। याद रखेंगे कि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, और जो पार्श्वनाथ थे यह 23वें थे और एक थे
अरिष्टनेमी जो थे यह जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। उसके बाद 24वें तीर्थंकर हुए थे जिनका नाम था महावीर, और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सेंड्रोकूट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सेंड्रोकूट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया गया था, यह विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकूट यानी चंद्रगुप्त को पहचाना था। और सबसे पहले कहा गया था, सेंड्रोकूट से कहा गया था, यह जस्टिन के द्वारा कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे मौर्य के नगर प्रशासन के बारे में बोला गया है। तो मौर्य के नगर प्रशासन का विवरण जो देता है यह हो जाएगा मेगास्थनीज का इंडिका हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इससे हमें वहाँ की राजनीति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला गया है सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसमें पहले सूची में शासक का नाम दिया हुआ है और दूसरे सूची में उपाधि का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा अशोक, अशोक को बोलते हैं प्रियदर्शी, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। कनिष्क जो हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, इसी से विक्रमादित्य बोला जाता है, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद है खारवेल, तो कलिंग नरेश खारवेल थे, तो कलिंग हो जाएगा, कलिंग चक्रवर्ती खारवेल। और कुमार गुप्त जो हो जाएंगे, इन्हें महेंद्रादित्य बोला जाता है, तो इनका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सबसे पहले 4, फिर 1 2 3, 4 1 2 3। 4 तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे गलत दिया हुआ है ऑप्शन। 4 1 2 3 हमारा मिलान सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो सबसे पहले सिक्का जारी किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो गुप्त शासक है, गुप्त शासकों में गुप्त शासक का जो स्थापना किया गया था यह श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। और शकों को हरा करके इसने चांदी का सिक्का चलवाया था जिसका नाम था रुपयक। याद रखेंगे कि गुप्त शासक ने शकों को हरा करके चांदी का सिक्का चलाया था जिसे रुपयक कहा जाता था। साथ ही याद रखेंगे कि गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था जिसका नाम था विष्णुगुप्त। याद रखेंगे विष्णुगुप्त जो था यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था और संस्थापक जो था वह श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है, चोलों की राजधानी थी। तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। याद रखेंगे चोलों की राजधानी तंजौर थी। और साथ ही याद रखेंगे कि जो कांचीपुरम है, कांचीपुरम, तो कांचीपुरम यह पल्लव की राजधानी हो जाएगी और चोलों की राजधानी तंजौर हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सूची 1 और 2 से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले जो है ग्रंथकार का नाम दिया हुआ है, फिर उसके बाद मूल ग्रंथ का नाम दिया हुआ है। तो पहले है वराह मिहिर, तो वराह मिहिर का जो हो जाएगा ये हो जाएगा वृहत संहिता हो जाएगा। वराह मिहिर का हो जाएगा हमारा वृहत संहिता हो जाएगा, इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है विशाख दत्त, विशाख दत्त का हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम हो जाएगा। उसके बाद शूद्रक का हो जाएगा मृज कटिकम हो जाएगा। और उसके बाद जो है डी में विलहन, विलहन का हो जाएगा विक्रमांक देवचरित, इसका मिलान जो हो जाएगा यह 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। 3 4 2 5, 3 4 2 5 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी है? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव रखा गया था यह रखा गया था दंतीदुर्ग के द्वारा। याद रखेंगे कि दंतीदुर्ग के द्वारा जो है राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का ही था कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। और राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी मान्यखेत। यह भी याद रखेंगे कि मान्यखेत जो थी यह राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो अफगान शासक का जहाँ बात आता है तो लोधी वंश से शुरुआत होती है। लोधी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोधी। तो सबसे पहले तो हो जाएगा बहलोल लोधी, फिर उसके बाद आया था सिकंदर शाह, इसको सिकंदर लोधी भी बोलते हैं, और उसके बाद आया था इब्राहिम लोधी। उसके बाद तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इब्राहिम लोधी जो था ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। 1526 के पानीपत का जब युद्ध हुआ था तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न यात्रियों के पधारने का अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम देखेंगे तो सबसे पहले जो हो जाएगा अल बरूनी। अल बरूनी जो आया था यह मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था। उसके बाद इब्न बतूता जो है यह 1333 ईस्वी के आसपास आया था।
तो उसके बाद 2 नंबर पे एक इस सबसे पहले 3 हो जाएगा अल-बरूनी, फिर 1 हो जाएगा 3 1 इसके बाद 2 और 4 टेवेरिनियर और मनोची हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक ही सुमेलित है? इसमें जो है एक ही सुमेलित दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है काकतीय, काकतीय साम्राज्य की राजधानी देवगिरी नहीं, यह जो हो जाएगा वारंगल हो जाएगा। याद रखेंगे, काकतीय की राजधानी वारंगल हो जाएगा और जो देवगिरी है, देवगिरी यह यादव की राजधानी हो जाएगी देवगिरी। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, यादव की राजधानी देवगिरी हो जाएगा और काकतीय का राजधानी वारंगल हो जाएगा। उसके बाद पांड्य का राजधानी जो है, पांड्य का राजधानी हो जाएगा मदुरा नहीं मदुरई हो जाएगा। और होयसल जो है, होयसल का राजधानी द्वार समुद्रम। यह बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे द्वार समुद्रम जो, हाँ होयसल का राजधानी द्वार समुद्रम बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी लिखा गया था तुर्की भाषा में। सबसे पहले याद रखेंगे कि बाबर के दरबार का भाषा फारसी था, लेकिन तुजुक ए बाबरी को लिखा गया था तुर्की भाषा में। लेकिन बाद में इसका फारसी में भी अनुवाद कराया गया था, लेकिन लिखा गया था इसको फारसी में, तुर्की में ही। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे वैसे ही था जहांगीरनामा, जो कि आत्मकथा है, यह जहांगीर के द्वारा लिखा गया है। और एक था हुमायूं नामा, हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो जजिया की समाप्ति जो की गई थी, तो जजिया की समाप्ति की गई थी 1564 में। अकबर ने 1564 में जजिया कर की समाप्ति की थी। उसके बाद इबादत खाना का स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था 1575 में किया गया था। मजहर हो जाएगा, मजहर की घोषणा किया गया था 1579 में किया गया था मजहर का घोषणा। और दीन इलाही धर्म की जो स्थापना किया गया था 1582 में किया गया था। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा 64 हो जाएगा, जजिया की समाप्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद 1575 इबादत खाना वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 79 हो जाएगा, 1579 मजहर पर का हस्ताक्षर हो जाएगा। उसके बाद इलाही धर्म की स्थापना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 64 में जजिया कर को समाप्त किया था। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी। 1579 में मजहर का घोषणा किया था। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। और 1583 में इलाही सम्मत का शुरुआत किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दिया हुआ है निर्माता और स्मारक का नाम दिया हुआ है, इसे हम लोगों को मिलान करना है। पहले है बाबर, बाबर ने जामा मस्जिद संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद हुमायूं ने दीन दीन पनाह बनवाया था। उसके बाद अकबर के द्वारा जो है जहांगीरी महल का निर्माण करवाया गया था और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। तो मिलान जो हो जाएगा 1 2 3 4 या सामने सामने मिलान हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक जो हुआ था, यह रायगढ़ के किले में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह ईयर जो था, यह 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यह 1664 में स्थापित हुई थी। और साथ ही यहाँ पे किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो ये लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, यह हुई थी 1789 ईस्वी में। याद रखेंगे कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो यह प्रदान किया गया था 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी टाइम जो है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? इसमें गलत को चूज करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाया था, जो कि सही है। उसके बाद है लॉर्ड वेलेजली, यह सहायक संधि लाया था, यह भी सही है। लॉर्ड डलहौजी जो है यह व्यापगत का सिद्धांत लाया था, यह भी सही है। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग, उच्चतम निष्क्रियता, यह जो हो जाएगा यह गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्चतम निष्क्रियता जो है, उच्चतम निष्क्रियता का जो सिद्धांत लाया गया था, यह लाया गया था कर्जन के द्वारा।
तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है। और कर्जन का जो काल था, कर्जन का जो कार्यकाल था यह था 1899 से लेकर के 1905 तक कर्जन का काल रहा था। और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू भी कर दिया गया था। और इसके बाद जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आया, जिसने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें सूची एक और 2 को मिलाना है। पहले जगह का नाम दिया हुआ है, फिर वहाँ से 1857 की विद्रोह में भाग लिए व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। उसके बाद कानपुर से यह अजीमुल्लाह खां थे। उसके बाद फैजाबाद से जो थे मौलवी अहमद शाह थे, तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह 1 हो जाएगा। तो हमारे आंसर जो हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन जो है सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना जो हो जाएगा यह हो जाएगा फिनिक्स आश्रम, क्योंकि फिनिक्स आश्रम का स्थापना यह 1904 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 में किया था और सदाकत आश्रम का स्थापना यह किया गया था 1921 में। सबसे पुराना जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया गया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जो होते हैं एस्टेरॉइड, छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह हो जाएंगे मंगल और बृहस्पति। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे सूर्य जब होता है तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो होता है यह मरकरी, सबसे पहले बुध होता है, बुध के बाद जो होता है शुक्र होता है, शुक्र के बाद पृथ्वी होता है, पृथ्वी के बाद जो होता है मंगल होता है, मंगल के बाद होता है गुरु, बृहस्पति होता है, इसको गुरु बोलते हैं, बृहस्पति होता है, इसके बाद शनि होता है, फिर अरुण होता है, फिर वरुण होता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो होता है एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। और जो बाहरी होता है गुरु, शनि, अरुण, यह जो है यह बाहरी ग्रह हैं। और आंतरिक ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल होते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो जीवाश्म या अग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे ग्रेनाइट दिया हुआ है, ग्रेनाइट जो है अग्नेय चट्टान है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे जो बड़ा होता है वह होता है एशिया, एशिया से जो छोटा होता है वह होता है अफ्रीका, फिर अफ्रीका से जो छोटा होता है, अफ्रीका से छोटा होता है उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद यूरोप होता है, और फिर उसके बाद अंटार्कटिका होता है, और सबसे लास्ट में जो होता है वह ऑस्ट्रेलिया होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे यूरोप, एशिया दिया नहीं है ऑप्शन में, अफ्रीका जो हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें सुमेलित करना है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है यह अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद बेरिंग जल संधि जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में है, बेरिंग जल संधि, इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद हरमुज जल संधि जो है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, इसका मिलान 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें भी मिलान करना है। विली विली जो है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में विली विली होता है। उसके बाद हरिकेन जो होता है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है। टाइफून जो है टाइफून चीन में बोला जाता है, और बोगिया जो है यह फिलीपींस में बोला जाता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हो जाएंगे मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे नागालैंड नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, फिर सिक्किम नहीं होगा। दूसरा है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धड़वाल भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो इसमें से जो है रोहतास जो हो जाएगा यह धड़वाल भूस्तरीय वाला जिला नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी अनाईमुड़ी हो जाएगी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तरी सरकार तट है यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। उत्तरी सरकार मालाबार तट जो है यह केरला वाले तट को बोलते हैं और महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो भौगोलिक दृष्टि के क्षेत्रफल से ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो हो जाएगा यह हो जाएगा कच्छ हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो बिहार के यह हो जाएगा पटना। पटना में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है। साथ ही याद रखेंगे कि बिहार में टोटल 12 जिलों से होकर के गंगा नदी बहती है और गंगा नदी की जो लंबाई है यह 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें भी मिलान करना है। खनिज का नाम दिया हुआ है और उसके बाद शीर्ष उत्पादक राज्यों का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा यह हो जाएगा लौह अयस्क का हो जाएगा, यह उड़ीसा में होता है लौह अयस्क 1 नंबर पे। उसके बाद जो है तांबा का हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। सोना का जो हो जाएगा यह कर्नाटक हो जाएगा और अब्रक का जो हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे इसी को हम लोग मसौदा समिति भी बोलते थे। और प्रांतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था यह किया गया था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाना है। पहले में संवैधानिक प्रावधान है और दूसरे में स्रोत है। तो विधि का शासन दिया हुआ है। विधि का शासन है ब्रिटेन से लिया गया है, तो इसमें ऑप्शन में इंग्लैंड है, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि जापान से ली गई है, इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उपनिष्ठ सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 जो है और सूची 2 है। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, फिर उसके बाद उससे संबंधित बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है आर्टिकल 14 जो है यह समानता का अधिकार देता है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। आर्टिकल 36 जो है नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद 74 जो है मंत्री परिषद के बारे में दिया हुआ है। और 368 जो है यह अफ्रीका से लिया गया संशोधन की, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, कि इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 हमारा मिलान हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 3 4 2 1 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो है न्याय की बात करते हैं तो 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है। न्याय है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। उसके बाद स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता जो है यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें शामिल है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद समानता की बात करते हैं तो समानता जो है 2 प्रकार की समानता ली गई है, जिसमें है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। और भ्रातृत्व की बात करते हैं तो भ्रातृत्व जो हो जाएगा यह 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 3 5 2 1 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें चूज करना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध करता है, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यह भी सही है। अनुच्छेद 26 जो है
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, यह भी सही है। अनुच्छेद 29 है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यह गलत हो जाएगा क्योंकि यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है अनुच्छेद 29 नहीं अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 19 के एक क्लॉज 1 के अ में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी गलत दिया हुआ है, उसे चूज करना है। अनुच्छेद 39 जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, यह सही है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 48 जो है यह कृषि एवं पशुपालन से, यहाँ पे न्यायिक एवं कार्यपालिका को पृथक्करण जो दिया है यह हो जाएगा अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद जो 48 है कृषि एवं पशुपालन से है, तो ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो हो जाएगा वीटो शक्ति के अनुसार अनुच्छेद 111 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पॉकेट वीटो है इसका एक बार प्रयोग किए थे ज्ञानी जैल सिंह, और साथ ही जो अनुच्छेद 63 है इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो यह उपबंध जो किया गया है अनुच्छेद 160 में किया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान्यायवादी जो है यह नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का जो महान्यायवादी है इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट में महान्यायवादी है उनका नाम है आर वेंकटरमणी, और जो महान्यायवादी होता है यह देश का सबसे उच्च विधि अधिकारी, उच्च और प्रथम विधि अधिकारी होता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। सबसे पहले पद दिया हुआ है, फिर उसके बाद व्याख्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो हो जाएगा राजकोषीय घाटा, तो जो राजकोषीय घाटा है अनुदानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता जो होती है यही हो जाएगा राजकोषीय घाटा, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद है बजटीय घाटा। बजटीय घाटा जो होता है यह कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होती है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो होता है राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल राजस्व व्यय की अधिकता होती है, इसका मिलान 2 हो जाएगा। उसके बाद है प्राथमिक घाटा जो होता है ऋण दानों एवं ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होती है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 1 2 4 ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है। 51 में है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जो हो जाएगा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, यह दिया गया था गरीबी हटाओ 1971 में। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यह 1969 में हुआ था, और हरित क्रांति का जो शुभारंभ हुआ था यह 1966 में हुआ था। तो इसमें बोला गया है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो हुआ था यह 66 में हरित क्रांति हुआ था, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, उसके बाद गरीबी हटाओ 1971 में। तो हमारा मिलान हो जाएगा, तो यह ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 2 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर उसके बाद बोला गया है वह केंद्र सरकार का बैंकर है, यह सही है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, यह भी सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, यह भी सही है। और वह भारत के ऋणादान कार्यक्रम को संचालित करता है, यह भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है सेबी अधिनियम
पारित हुआ था? तो सेबी अधिनियम की बात करता है यहाँ पे, तो सेबी अधिनियम पारित हुआ था 1992 में। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा कि सेबी अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सेबी का गठन कब हुआ था, तो सेबी का गठन 1988 में हुआ था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ पे अधिनियम के बारे में पूछा गया तो 1992 हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन सेबी के गठन के बारे में पूछा जाएगा तो 1988 हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि सेबी के जो अभी प्रेजेंट अध्यक्ष हैं उनका नाम है तुहिनकांत पांडे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है WTO जो है इसका मुख्यालय अवस्थित है। तो WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। WTO का जो स्थापना हुआ था ये 1995 में हुआ था, और WTO का पूर्ववर्ती संस्था जो था उसका नाम था गैट। याद रखेंगे, पूर्ववर्ती संस्था का नाम गैट था, जिसका स्थापना 1948 में किया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रम इकाई है। तो एंगस्ट्रम जो है यह इकाई है तरंगदैर्घ्य की। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 56 है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। ए में जो है एक में भौतिक राशि है और दूसरा में जो है उसका इकाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले त्वरण दिया हुआ है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। बल का जो होता है यह न्यूटन होता है। उसके बाद कृत कार्य का जो हो जाएगा जूल हो जाएगा, इसका मिलान 1 हो जाएगा। और आवेग का जो हो जाएगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 और 2 दिया हुआ है। दिया हुआ है स्टेथोस्कोप जो है ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद स्फिग्नोमैनोमीटर जो है यह रक्तचाप मापने के लिए यूज किया जाता है। अगला है कैरेटोमीटर। तो कैरेटोमीटर से जो है सोने की शुद्धता मापने में यूज किया जाता है। और जो लक्स मीटर होता है, लक्स मीटर में प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंग लंबाई जो होती है यह रेडियो तरंग की होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आवृत्ति की बात करें तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति गामा किरण की होती है, उसके बाद अल्फा की होती है, फिर पराबैंगनी की, वो घटते क्रम में हो जाता है, फिर उससे कम जो होता है दृश्य प्रकाश का होता है, उससे कम और रक्त का इस प्रकार होता है। नेक्स्ट है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको समस्थानिक बोलेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो यह हो जाएगा पारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अश्रु गैस है। अश्रु गैस जो होता है यह हो जाएगा अमोनिया, यह अश्रु गैस हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें भी मिलान करना है। नीला थोथा जो होता है यह कॉपर सल्फेट हो जाएगा। उसके बाद एप्सम सॉल्ट जो हो जाएगा यह मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और कॉस्टिक सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका मिलान जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 3, फिर 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से एथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो होता है एक फ्लोरोकार्बन होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें भी मिलान करना है सूची 1 और 2 को। तो सबसे पहले जो है अचार जो होता है, इसमें अचार में एसिटिक एसिड हो जाएगा, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद सेव जो होता है इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में जो होता है कार्बोनिक अम्ल होता है, इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन हो जाएगी एलिथ्रिन हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला है, रेशम कीट पालन को कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर जो होता है यह मधुमक्खी
पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी हो जाएगा। और फ्लोरिकल्चर जो होता है यह फूलों के संवर्धन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है, चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो चट्टानों पर जो उगने वाले पादप होते हैं उसको सेक्सिकल्स बोलते हैं, या हिंदी में लिखा हुआ है तो शैलोदविद हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पपीते में पीले रंग का कारण है। तो पपीते में पीले रंग का जो कारण होता है यह होता है करिका जैंथिन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है यह आधारित है लैंगिक जनन पर। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो लसिका कोशिका जो बनती है यह बनती है दीर्घ अस्थि, यह अस्थि मज्जा में बनती है, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो दीर्घ अस्थि ऑप्शन हो हमारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है यह अमाशय में शुरू होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले है नियासिन, या इससे पेलाग्रा रोग होता है। थायमिन से बेरी बेरी होता है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है। विटामिन के जो हो जाएगा, विटामिन के से जो जाएगा यह बंध्यापन है। बंध्यापन जो होता है यह विटामिन जो ये बंध्यापन जो होता है, बंध्यापन होता है यह ए की कमी से होता है। और एक होता है बांझपन। बंध्यापन को हम लोग बोलते हैं रतौंधी। जो रतौंधी होता है बंध्यापन यह ए की कमी से होता है। और एक होता है बांझपन, जो बांझपन होता है वह विटामिन ई की कमी से होता है। तो हमारे आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे गलत मिलान है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो ये हो जाएगा मॉरिशस। याद रखेंगे कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस हो जाएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका स्थापना किया गया है 2015 में किया गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किस देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से गुयाना के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 81 नंबर कि भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो यह घोषणा किया गया है भारत और स्पेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो यह किया गया है मॉरिशस में। याद रखेंगे कि भारत ने अपना पहला समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। तो यह पारित किया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। तो इसमें शामिल किया गया है अल्जीरिया को। याद रखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में नए सदस्य के रूप में अल्जीरिया को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। तो 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान हो जाएगा 130वां। साथ ही याद रखेंगे कि खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां है। वही बात की जाए शांति रिपोर्ट में, तो शांति रिपोर्ट में भारत का स्थान 115वां है। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान जो है 151वां है। इस सब को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो यह हो जाएगा भारत। पहला देश जो है यह चीन है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है कि ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग जो है वाक्य में किसी पद पर विशेष बल के देने में किया जाता है कहलाते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम लोग निपात बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच
ऑफ द वर्ड। एक्वेटिक जो है ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों है, तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। 89 का जो आंसर हो जाएगा, इफ ही कम वी वुड गो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे मैथ्स है, आप लोग मैथ्स को सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।